मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 127वीं जयंती है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। उत्तराखंड सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल 26 जनवरी को पूरा हो रहा है। अब राज्य सरकार सत्र आहूत करने की तैयारी में है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत की है। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य आंदोलनकारियों के मसले पर सत्र आहूत करने की तैयारी में है और इसके ठीक बाद बजट सत्र की भी तैयारी करनी है। बजट से पूर्व सरकार बजट संवाद भी कर रही है और ऐसे विभाग जिन्हें बजट खर्च में कमजोरी दिखाई, उनके बजट में कटौती भी हो सकती है। हमारे साथ बातचीत के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या हाउस की आप लोगों की तैयारी है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड और आंदोलनकारियों का मसला सदन में आना है और साथ ही बजट भी आप लोगों को लेकर आना है? देखिए, हम लोग अभी तक ये अपेक्षा कर रहे थे कि जो हमारा यूसीसी समिति बनी है वो अपनी रिपोर्ट हमें पेश करेगी, प्रस्तुत करेगी सरकार को। तो आज 23 तारीख हो गई है और आप जानते हैं 26 तारीख कमेटी का कार्यकाल है। यदि 2 दिन अभी हमारे पास हैं और उस दिन तक हमें रिपोर्ट आ जाती है तो हम सत्र जल्दी ला के यूसीसी और जो हमारा क्षैतिज आरक्षण वाला विषय है उसके लिए हम सत्र लाएंगे और अभी तक तो यही उम्मीद कर रहे हैं। बजट भी आना है, क्या माना जाए 2 सत्र होने जा रहे हैं और क्या गैरसैंण इस बार जाएगी सरकार? मौसम साथ नहीं दे रहा है। नहीं, अभी जैसे मैंने कहा कि ड्राफ्ट यदि हमें मिल जाता तो फिर तो हम 2 ही सत्र लाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थिति यदि अनुकूल होगी तो ये है, नहीं होगी तो फिर आगे देखेंगे, जैसे भी उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। जहाँ तक गैरसैंण की बात है तो आप ये भी जानते हैं कि हमारा मन भी यही है कि हम वहाँ एक सत्र करें। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा भी हुई है, उनकी भी इच्छा है। तो वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए इस पे भी हम समय अनुसार फिर समय के हिसाब से निर्णय करेंगे। बजट से पूर्व आप लोग संवाद कर रहे हैं, किस प्रकार की लोगों की आप लोगों के पास अपेक्षाएं आ रही हैं या क्या कोई सुझाव भी आ रहे हैं? गढ़वाल के बाद अब कुमाऊं में भी चर्चा की तैयारी है, किस प्रकार से आयोजन हो रहा है? देखिए, जब से माननीय धामी जी की यहाँ सरकार बनी है और वित्त मंत्रालय मुझे मिला है, हमने प्रयास किया कि जनता का ये बजट बने। तो ये हमारा तीसरा बजट है। पहले भी हमने यही प्रयास किया था और अब हम उसको एक तरह से संवाद अभी भी हम कर रहे हैं कि 10 जनवरी तक तमाम आम जनता से हमने व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से उनके सुझाव मांगे थे। 120 के लगभग हमें सुझाव जनता के द्वारा मिले थे। फिर उसके बाद जो हमारे हितधारक हैं, हमने प्रयास किया कि गढ़वाल और कुमायूं के 2 हितधारकों का, उस क्षेत्र का और इस क्षेत्र का, हम लोग अलग अलग संवाद करें उनसे। तो यहाँ 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में हमारा एक संवाद, यहाँ के 12 क्षेत्रों के हितधारक यहाँ मौजूद थे, उनसे संवाद हो चुका है और इसी प्रकार का एक उम्मीद कर रहे हैं 4 फरवरी को कुमायूं में होगा। तो जो उसमें सुझाव आते हैं, जैसे मैंने कहा कि 12 क्षेत्रों के, उसमें विभिन्न क्षेत्र थे, कृषि था, शिक्षाविद थे, जनप्रतिनिधि थे, आंगनबाड़ी वो लखपति दीदी थी, कृषि क्षेत्र था, उद्योग क्षेत्र था और पर्यटन क्षेत्र, मतलब सभी क्षेत्रों को मिला के हमने यहाँ संवाद किया और उसी प्रकार का वहाँ करने वाले हैं। तो इनसे संबंधित जो भी हमारे पास सुझाव आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फिर से जनता का बजट बने और जैसी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो हम बजट सत्र की तरफ बढ़ेंगे। मंत्री जी, सरकार बजट सत्र की ओर बढ़ रही है, आप लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं, परंतु विभागों की जो खर्च की स्थिति है वो सुधरती नहीं। ऐसा लगता है कि अंत के 2-3 महीने में ही पूरे पैसे को जैसे तैसे निपटाने की कोशिश होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से विभागों में पहले स्थिति रही होगी, लेकिन इस दौरान तो काफ़ी विभागों ने अपने उस कार्य संस्कृति में सुधार लाया है। हमने खुद लगातार बैठकें हम लोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी और आपको जानकारी होगी 30 सितंबर 2023 तक हमने कहा था 40% अपना बजट
जो उनको आवंटित है उसका खर्च करें। उन्होंने खर्च भी किया, कई विभागों ने बहुत अच्छा किया और अब हम जल्दी फिर बैठने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि उनकी जो सही जानकारी हमें मिले और जो इस प्रकार के विभाग जहां उदासीनता बनेंगे, निश्चित रूप से उनके आने वाले टाइम पे बजट में जो अपेक्षा करते हैं फिर उनकी अपेक्षा वो पूरी नहीं हो पाएंगी। ये हम पूरी तौर से पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। तो आप थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने दो विषयों पर बहुत स्पष्ट कहा है। पहला, एक तो राज्य सरकार अपने सत्र की तैयारी में है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अंतिम रिपोर्ट का उसे इंतजार है, जो कमेटी बनी थी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि ऐसे विभाग जो बजट खर्च में लापरवाह हैं, उनके प्रस्तावित बजट पर कैंची चल सकती है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि समय से चुनाव कराया जा सके। इसी क्रम में 22 जनवरी को उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया। 22 जनवरी को जारी की गई निर्वाचक नामावली के अनुसार प्रदेश में कुल 82,43,423 मतदाता है। इनमें से 42,70,597 पुरुष और 39,72,540 महिलाएं हैं। इसके साथ ही 286 ट्रांसजेंडर वोटर भी है। वहीं प्रदेश में 93,357 सर्विस मतदाता है, जिसमें 90,763 पुरुष और 2,594 महिलाएं शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से 27 अक्टूबर 2023 को ड्राफ्ट निर्वाचक नियमावली जारी की गई थी, जिसके बाद से ही सीओ की ओर से कार्यक्रम जारी कर ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का तमाम त्रुटियों को ठीक करते हुए तमाम नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया। कमीशन की निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार आज 22 जनवरी 2024 को फाइनल पब्लिकेशन है। इसमें हमारा एसएसआर एक्टिविटी के दौरान फाइनल पब्लिकेशन में टोटल मतदाता है 82,43,423 है। इनमें से मेल मतदाता है 42,70,597, फीमेल मतदाता 39,72,540, ट्रांसजेंडर 286 है। इसी प्रकार का सर्विस वोटर्स है टोटल 93,357 है। इनमें से मेल 90,763, फीमेल 2,594 है। सो हमारा टोटल पोलिंग बूथ है अर्बन एरिया में 3,461, रूरल एरिया में 8,268, इस प्रकार का 11,729। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को विकासखंड पाबों के खुंटेश्वर मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उनके द्वारा ब्लॉक को 70 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी गई और इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने राजकीय महाविद्यालय पाबों का लोकार्पण भी किया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार का मकसद प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का है और इसी के माध्यम से आज उनके द्वारा 86 गांव हेतु पाबों बिडोलसू ग्राम समूह पेयजल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया गया। कई वर्षों से पाबों के लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे और जब मैं विधायक बना तो हमने वादा किया था कि हम धारी देवी से पानी पी जाएंगे और आज मैं प्रधानमंत्री जी का भी मुख्यमंत्री जी का भी अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से अब पाबों के हर गांव को पानी दिया जाएगा। आज उसका भूमि पूजन विधिवत यहाँ पे हो गया है और धारी देवी में टैंक उसका बनना शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में पाबों ब्लॉक के हर गांव को पानी मिल जाएगा और बहुत शुद्ध पानी मिलेगा। तो बहुत ऐतिहासिक आज दिन है और आज ही पाबो डिग्री कॉलेज बनके तैयार हो गया है। पाबो डिग्री कॉलेज का भी आज विधिवत जो है लोकार्पण हो गया है। अब पाबो के बच्चे ना पौड़ी जाएंगे पढ़ने के लिए और ना श्रीनगर जाएंगे। अब पाबो के बच्चे पाबो में डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। कई वर्षों से पाबो के लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। आबादी क्षेत्र टनकपुर कोतवाली के सामने कैंटर में आग लगने से कैंटर धू धूकर जल उठा। अचानक हुए इस हादसे से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर टनकपुर पुलिस द्वारा
फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कैंटर में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद आबादी वाले क्षेत्र में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। कैंटर में आग कैसे लगी, इसकी अभी जांच चल रही है। मसूरी के बारलूगंज इलाके में मंगलवार 23 जनवरी को बड़ा हादसा हुआ। यहां कृष्ण विलेज के एक घर में अचानक आग लग गई थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पहले खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग भयावह होती जा रही थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था और पुलिस ने बताया कि क्रिश्चियन विलेज में 75 वर्षीय दिल्लू का घर है। बताया जा रहा है कि दिल्लू सुबह घर में मोमबत्ती जलाकर बाहर चला गया था। क्रिश्चियन वैली के पास एक दुकान में आग लगी है, तो हमें तुरंत हम आग की सूचना पाते ही आनंद में सीधे पहुंचे, जहां पर कि स्थानीय पुलिस और हम सभी पहुंच गए थे और देखा गया कि एक झोपड़ी जिसमें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, वो मोमबत्ती जला के छोड़ के चले गया और जिससे कि उसके में आग लग गई और सारा बिस्तरे बुस्तरे उसके और उसका जो सामान था थोड़ा बहुत जो सारा जल के खाक हो गया। हाँ, बस शुक्र यह है कि किसी की जान माल की कोई नुकसान नहीं था। दूसरा, यहाँ आने के लिए बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही रास्ता है, यहाँ गाड़ी लाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और कहने को यह है कि यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे छोटी छोटी उसमें बस किसी तरीके से आग को हमने संपूर्ण रूप से बुझाया। इस संबंध में हमने जल संस्थान से बात करी है कि यहाँ पे हाइडेंट लगाने की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।